ठीक है, जो चैप्टर है आपका वो भी इजी है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजी हैं, केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग. So the first thing we want to understand is a thermodynamical system. तो आप लोग ही मुझे बताओ कि ये सिस्टम का मतलब क्या है? What is the meaning of system? सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ. मैम जिस पे वर्क डन हो रहा है, के अंदर ठीक है, रिएक्शन चल रही है। वेरी गुड. जिसके अंदर हम कुछ जिसके ऊपर वर्क हम डन हो रहा है. फोकस करेंगे। वेरी गुड. जिसके अंदर कुछ वर्क डन हो रहा है. ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर हम जिसको हम फोकस करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, यही सब होता है ना? तो यस सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या हो गया? दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना? ऐसे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के सबका मिलाकर एक डेफिनेशन सी बना दी, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना, जिसपे आप स्टडी करोगे थर्मोडायनामिक्स. तो अब ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होता है बेटा? थर्मोडायनामिकल सिस्टम होता है, एक असेंबली होती है, सिंपल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, assembly of large number of particles which are capable of exchange, which are, अब ये जो particles हैं ये सराउंडिंग से exchange भी तो कर सकते हैं ना, तो which are capable of what? Of exchanging energy and matter with the surroundings, which are capable of exchanging energy and matter with the surroundings. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? ये अजीब सी डेफिनेशन का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है क्या? अब जैसे अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी एक रैंडम मैंने सिस्टम बना दिया, ये मेरा सिस्टम है, तो अब जो भी यूनिवर्स है मेरा, उस यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट है उसको आप कहोगे क्या? सराउंडिंग्स. ठीक है, अब जो भी आपका आइडेंटिफाइड यूनिवर्स है, जिसको आप यूनिवर्स कंसिडर कर रहे हो, तो उसमें सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट रहता है उसको हम सराउंडिंग्स के नाम से कहते हैं. और सिस्टम क्या करता है? सराउंडिंग से कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करता रहता है. क्या एक्सचेंज करता रहता है? एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल. और एक और चीज क्या एक्सचेंज कर सकता है? मैटर. ठीक है बेटा, तो बेस्ड ऑन कि क्या क्या एक्सचेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके का सिस्टम आपके पास है, उसको हम 3 टाइप के सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट ये बेसिक मतलब सबको समझ में आया सिस्टम का? यस यस मैम। यस मैम, ठीक है बेटा, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उसको आप क्या बोलते हो? बाउंड्री. ये भी चीज आप सब लोग समझ के रखो कि बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करे, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे? सेपरेट करती है. ठीक है बेटा. हाँ, अब बाउंड्री भी आपकी अलग अलग टाइप की होती है, एडियाबैटिक हो गई, डायाथर्मिक हो गई, अलग अलग टाइप की आपकी बाउंड्रीज होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी ये समझना है कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है वो एक दीवार की तरह जो खड़ी रहती है सिस्टम और सराउंडिंग्स में, उसको हम कहते हैं बाउंड्री. ठीक है बेटा, आगे चले. यस मैम। यस चलो, मैम. very good. So now we want to understand all the 3 types of systems, again something which you guys have already studied in chemistry. तो आप लोग ये बताओ कि ये 3 टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं बेटा? ओपन सिस्टम क्या होता है? मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैम एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है. इसका एग्जांपल दे सकते हो? मैम ओपन बीकर में जब हम उसमें वाटर रखेंगे और हीट पास करवाएंगे। हाँ ठीक है, अगर हम ओपन बीकर के अंदर हीट पास करवा रहे हैं, पानी हमारा बॉईल कर रहा है और हमने ओपन बीकर में रख रखा है, तो बेटा टेम्परेचर तो आपका चेंज हो ही रहा है. ठीक है, एडिशनली आपका जो पानी है वो उबल उबल के सराउंडिंग्स के अंदर जाए जा रहा है, तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, इसी को कह रहे हो आप ओपन सिस्टम, है ना? तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले लो. मैम स्विमिंग पूल खुला है मस्त एकदम, तो स्विमिंग पूल के अंदर अगर मैं कूदती हूँ स्विमिंग पूल में तो पानी बाहर जाता है, तो पानी भी बाहर जा रहा है. और दूसरी चीज, जैसे जैसे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज होता है, स्विमिंग पूल का भी हो सकता है. ठीक है बेटा, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके ओपन सिस्टम के हो गए. ठीक है, अब क्लोज सिस्टम का क्या मतलब होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब बताओ. मैम एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी। का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का हो एनर्जी सकता है। बट नॉट मैटर.
वेरी गुड। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी आपकी चेंज हो रही है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसका एग्जांपल क्या दोगे? इसका एग्जांपल दो अब। मैम बीकर कवर्ड विद अ प्लेट। ठीक है बेटा, अगर हमने पानी का एक भगोना है, बीकर है, उसको हमने प्लेट से कवर करा, फिर पानी को बॉईल किया, तो अब पानी को हम अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए, बट उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एनर्जी उसकी चेंज हो रही है, मैटर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, कवर्ड ग्लास है, कोई कप है आपका, चाय का कप भी, अगर आप उसको बाहर रख देते हो तो आप देखते हो कि चाय तो उतनी है, चाय के अंदर जो एनर्जी है उसकी वो भले ही चेंज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, अब आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? Neither No exchange of heat exchange and of energy and matter. वेरी गुड, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। इसका एग्जांपल दो मेरे को। मैम मेटल मैम थर्मस। वेरी गुड, थर्मल फ्लास्क। इसका एग्जांपल एक ही सब बच्चों को पता है, याद हो गया दिमाग में मैम, थर्मस। ठीक है, ऐसे चाय थर्मस में अगर हम रख देंगे तो वो गर्म भी रहेगी और उसमें से निकल भी नहीं सकती बाहर। ठीक है, सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ मैटर फॉर इफ वी आर कीपिंग समथिंग इन अ थर्मस फ्लास्क। ठीक है बेटा, तो ये आपके 3 टाइप के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इनको आप अगर और डिटेल में देखो, डिटेल में क्या, ये थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना देते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए अच्छे से फ्लो चार्ट की तरह। तो जैसे क्लोज सिस्टम में आप देख सकते हो बेटा कि एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रही है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ओपन सिस्टम में आप देख सकते हो कि एनर्जी इन एनर्जी आउट जा रही है और मास इन मास आउट जा रहा है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है और मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे आइसोलेटेड सिस्टम में there is no energy transfer and there is no mass transfer. नहीं बेटा, thermos flask is the closest example which you can imagine to an isolated system. Ideally isolated system आपका एक ideal condition वाली चीज है, वो exist नहीं करती। मतलब pure isolated system बहुत मुश्किल से exist करता है, वो exist नहीं करता। ठीक है बेटा, कोई भी सिस्टम ऐसा एकदम परफेक्ट नहीं है जिसके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर भी ना हो, मास ट्रांसफर भी ना हो। ठीक है, चले आगे। यस मैम। सिंपल था, इजी पीजी। यस मैम। यस ठीक मैम। है, चलो वेरी गुड। तो अब बताओ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या मतलब होती है? अभी हमने देख लिया कि सिस्टम होता है कुछ ऐसा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे अगर हम आए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम गाइस? जिसमें टेम्परेचर बैलेंस होता है। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर बैलेंस होता है। और बताओ, और कोई डेफिनेशन पढ़ी है? दो सिस्टम की हीट एकदम इक्वल होती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। स्टैंडर्ड सिस्टम ए और बी की थर्मल दोनों इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, और अगर बी और सी भी इक्विलिब्रियम बना रहे तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ये जो है बेटा, दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं इससे पहले ये पूछ रही हूँ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम बनाने का क्या मतलब है? मैम टेम्परेचर हाई टू लो हीट जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो चलो थर्मल इक्विलिब्रियम की ना 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन तब होती है जब थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर ऑल माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का क्या मतलब हो गया? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का मतलब हो गया जो बड़े स्केल तो पे आपको बड़े चीजें scale दिख पे। रही हैं, है ना। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो बड़े स्केल पे आपको क्या क्या चीजें दिखती है बेटा? जैसे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, आपका प्रेशर है, मास है, वॉल्यूम है, इतने 50,000 चीजें हैं आपकी, जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें अगर किसी भी सिस्टम के अंदर, ऑल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि आपके जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। और इसी को दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, कैसे? कि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस between the system and the surroundings. There is no temperature difference between the system and the surroundings. ठीक है बेटा, यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर मेरे पास कोई भी ऐसे सिस्टम है अजीब सा, तो ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग है उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पर ये तो हो रहा होगा कि आपकी अभी भी हीट एक्सचेंज चल रही होगी,
हीट एक्सचेंज आपकी कभी नहीं रुकती, ठीक है, हीट एक्सचेंज चल रही होगी, बट बस ये होता है कि सिस्टम से जितनी सराउंडिंग में हीट जा रही है उतनी ही सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ रही है, इसलिए दोनों के जो टेम्परेचर हैं वो सेम हो चुके हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम सिंपल है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है जो काफी हॉट है, दिस रेड बॉक्स सपोज इट इज वेरी वेरी हॉट एंड इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस ब्लू बॉक्स, अगर वो इस ब्लू बॉक्स के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई अब रेड बॉक्स से ब्लू बॉक्स में हीट फ्लो होगी, जहां पे ज्यादा हीट होती है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां से हीट फ्लो करती है जो कम टेम्परेचर वाला ब्लॉक है, जो कूलर ब्लॉक है उसकी तरफ। एंड हाउ लॉन्ग विल दिस हैपन फॉर? दिस विल हैपन till the temperature of both the blocks becomes equal, है ना, जब तक ये दोनों के दोनों ब्लॉक सेम टेम्परेचर पे नहीं आते और हीट फ्लो का प्रोसेस नहीं रुक जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो ये जब प्रोसेस हो जाएगी आपकी तब हम कहते हैं कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके हैं। ऑलराइट, इज दिस क्लियर गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल है। तो चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। अब एक बच्चा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहा था, कौन था वो बच्चा? बोल रहे थे ना बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो यस क्या मैम। बोला था, क्या बोला था उस बच्चे ने कि मैम अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ए और बी इंसुलेटेड वॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं। इंसुलेटेड वॉल मतलब उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और ए और सी और बी और सी के बीच में डायाथर्मिक वॉल है, मतलब हीट कैन फ्लो, हीट कैन फ्लो। तो हुआ क्या कि ए और सी को आपने कांटेक्ट में आप लाए तो ए और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, सो बेसिकली ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, A and C are in thermal equilibrium. ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आया। अब आगे बताओ, अब आगे लॉ में क्या हो रहा है? अब मैं बोल रही हूँ कि बी और सी भी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, बी और सी भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में डायाथर्मिक वॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं, हीट फ्लो कर सकती है, तो बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन है कि ये आपको चीज गिवन है। तो जीरोथ लॉ अब क्या बोलता है? जीरोथ लॉ बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है। जीरोथ लॉ सेज, क्या बोलता है जीरोथ लॉ, कौन बताएगा? अगर दो सिस्टम अलग अलग वो है इक्विलिब्रियम में है तो बाकी दोनों ए और बी भी साथ में इक्विलिब्रियम में होंगे। वेरी गुड। तो बच्चे ने क्या बोला कि अगर दो सिस्टम है जो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। मतलब यहाँ पर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरोथ लॉ बोलता है दैट ए एंड बी मस्ट ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटा, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। इसकी स्टेटमेंट यही है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, अगर आपके पास दो सिस्टम है ए और बी जो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सपोज दैट इज सिस्टम सी, देन ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इट इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब इस लॉ का यूज क्या है, इस लॉ का फायदा क्या है? ये इतना सिंपल सा लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस लॉ से हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर आता है। ये जो लॉ है हमारा, इट टेल्स अस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इट इंट्रोड्यूसेस अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एंड हाउ डज इट डू दैट? हमने क्या पढ़ा कि आपके पास एक सिस्टम है सी, ठीक है, एक सिस्टम है आपके पास ए, एक सिस्टम है आपके पास ए, और ए और बी के बीच में एक छोटी सी दीवार सी है, ये आपका सिस्टम ए है, ये आपका सिस्टम बी है। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। बट यहां से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे आया? क्योंकि ये चीज ऑब्जर्व करी गई दैट अगर हम बोल रहे हैं कि दो सिस्टम मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन there must be some scalar physical quantity, there must be some scalar physical quantity which becomes identical, which becomes identical, which becomes identical
for two systems in thermal equilibrium. ठीक है, तो ये जो था वो zeroth law से आया कि भाई अगर ये दो क्वांटिटीज हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में जा रही हैं, तो पता कैसे चल रहा है हमें कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, हाउ आर वी गेटिंग टू नो दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज हैपनिंग और नॉट? We will get to know if there is some certain physical quantity, some certain scale of physical quantity which is becoming identical for these two systems. And what is this physical quantity? This physical quantity is very good. It is temperature. ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है इस पूरे प्रोसेस का, यहाँ से जीरोथ लॉ जो है ना, पहले साइंटिस्ट ने लिखा ही नहीं था. साइंटिस्ट ने सबसे पहले फर्स्ट लॉ दिया, फिर सेकंड लॉ दिया, फिर ये जो लॉ है वो इतना बेसिक है कि इन्होंने बोला कि ये भी हमें बताना पड़ेगा, तभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझा पाएंगे कि होता क्या है. ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारी जो, अगर कोई सिस्टम है, मतलब अगर दो सिस्टम है हमारे जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सो देयर मस्ट बी सम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज बिकमिंग आइडेंटिकल फॉर बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज टेम्परेचर. ठीक है, इज दिस थिंग ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहां से जीरोथ लॉ से आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हो. और कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर होती है ना टेम्परेचर, Yes, ma'am. है ना, तो इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी which is identical for all systems, in thermal equilibrium. ठीक है, तो जो भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनके लिए देयर इज सम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज बिकमिंग आइडेंटिकल, और वही होती है टेम्परेचर. ठीक है, इसकी यूनिट क्या क्या होती है मुझे बताओ बेटा, यूनिट्स क्या क्या होती हैं इसकी? मैम केल्विन, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट. वेरी वेरी गुड. केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट होती है. आई थिंक केमिस्ट्री में आपको इन सब के बीच में कन्वर्जन भी सिखाया होगा. ठीक है बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? Kelvin. केल्विन. है ना, वेरी गुड. एसआई यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर की होती है केल्विन. यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अगले कॉन्सेप्ट पे चले. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है, सिंपल है, अभी तक तो सिंपल ही चल रहा है. ठीक है, तो चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क. वी वांट टू अंडरस्टैंड ऑल थ्री टर्मिनोलॉजीज. तो इंटरनल एनर्जी हमने केटीजी वाले चैप्टर में भी अच्छे से समझ ली थी. हमें हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में बेसिकली पढ़नी है. तो सबसे पहले आप ही मुझे बताओ, हीट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? बताओ बेटा, हीट क्या होती है? मैम किसी चीज की डिग्री ऑफ हीटनेस या हॉटनेस या कोल्डनेस. वो तो टेम्परेचर हो गया ना बेटा, वो तो Ma'am, a टेम्परेचर हो form गया. of energy. हाँ, वेरी गुड. फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाएगी ना हीट तो आपकी बेटा. हॉट या कूल तो आपको टेम्परेचर से पता चल जाएगा. हीट क्या होती है? हीट आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. आगे, विच ट्रांसफर्स, जो फ्लो भी करती है, तभी तो ये चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स. विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सिस्टम, टू अनदर, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर. यही तो होती है हीट. अब आपके दो सिस्टम्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तभी तो आपका हीट ट्रांसफर एग्जिस्ट करेगा ना, है ना. वेरी गुड बेटा, Yes, ma'am. है ना, सही बात है. तो अब फ्लो कैसे करती है? हायर से लोअर पे, लोअर से हायर पे, हाई टू लो. High to low. है ना. हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. कैसे फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. और ये बहुत नेचुरल है यार, ये चीज तो सोचना. एक गर्म चीज है, एक ठंडी चीज है. गर्म चाय को मैं सर्दियों में बाहर रख दूं, मेरी चाय 1 सेकंड में ठंडी हो जाएगी. दिल्ली का टेम्परेचर लोवेस्ट पहुंच चुका है अभी तक इस सीजन का, 4 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है. तो अब आप चाय 2 सेकंड के लिए बाहर रख दो, आपकी चाय ठंडी हो जाती है. मेरे साथ तो हो चुका है ये. ऐसे आई एम अ टी लवर, आई एम अ कॉफी लवर, एंड आई एम अनेबल टू एंजॉय देम इन दिस कोल्ड वेदर.
तो वही तो हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैं गर्म चीज को बाहर रख रही हूँ, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है कि फटाफट हीट ट्रांसफर हो जाता है, मेरे चाय के कप से सारी की सारी जो हीट है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, अब हीट की यूनिट्स क्या क्या होती है बेटा, किस चीज में मेजर करते हैं इसको? जूल। जूल। वेरी गुड, एक तो इसको जूल में करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट जो रहती है वो रहती है जूल्स की, और एक और यूनिट इसकी है जो आप इस चैप्टर में काफी कॉमनली देखोगे, वो होती है कैलोरी। कैलोरी। ठीक है बेटा, तो ये भी आप वैल्यू वैल्यू लिख लो कि एक कैलोरी जो होती है इट इज इक्वल टू हाउ मच, 4.2 किलो जूल्स, नहीं 4.2 जूल्स, सॉरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल्स। ऑलराइट, सो यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल, किसी क्वेश्चन में अगर कैलोरी के फॉर्म में है तो आप जूल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे चलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सब याद रखो कि हीट को अब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है, केटीजी में भी पढ़ी थी ये चीज। और अब पिछले चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये बताओ पहले। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? मैम जब हम हीट को मोल में कैलकुलेट करें। नहीं, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर आपके मैम, पास एक ऐसे कंटेनर है जिसमें आपके पास 1 मोल है किसी सब्सटेंस का। मैम हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ वेरी गुड, वेरी गुड। 1 हीट मोल को ऑफ मोल में सब्सटेंस क्यों बाय मेजर 1 डिग्री करेंगे? सेल्सियस तक पहुंचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर इसका टेम्परेचर मुझे राइज करना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी हीट चाहिए होगी? अगर मुझे किसी भी मोल का, किसी भी सब्सटेंस का मुझे 1 मोल दे रखा है और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से राइज करना है, तो कितनी हीट चाहिए होगी? इसका एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा था? 1/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय del Q अपॉन del T। इस तरीके से हमने इसका एक्सप्रेशन भी लिखा था। लिखा था, नहीं लिखा था? यस मैम। लिखा था ना? ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं del Q की वैल्यू निकालूं तो del Q कितना आ जाएगा मेरे पास, n c डेल्टा t। तो ये आपका किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड रहता है और यही यहाँ पे लिखा भी हुआ। ठीक है बच्चा, यस। यस मैम। वेरी गुड। अब आ जाओ हीट एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे, इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या चीज है? ये भी केटीजी में Sum of पढ़ी all थी। forms of energies. ठीक है, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सही बोल रहे हो बेटा। ये जो एनर्जी है ना, ये बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, जो भी अब आप सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर आप वर्क डन कर रहे हो, कुछ भी चीजें आप कर रहे हो, बट अब आपके जो सिस्टम है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। आपके पास कोई भी गैस है, कुछ भी सिस्टम है, सो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुकेश बच्चा हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आपके पास कोई भी अगर सिस्टम है, सो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो वो जो एटम्स हैं उनके अंदर भी कुछ एनर्जी हो रही है, उनका कुछ मोशन है, उनकी कुछ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से भी तो एनर्जी होगी ना। केटीजी में पढ़ा था ना ये चीज हमने, तो वही तो इंटरनल एनर्जी होती है। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the system। कोई भी अगर आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है, तो दिस इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। है ना, आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन और एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आपके कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उनकी कुछ मोशन हो रही है, उनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से आपकी हीट एनर्जी जो होती है, जो आपके सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी रहती है, जो एनर्जी पोजेस होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। All right, is this thing okay, guys? This is something which we have covered in KTG as well. Is this clear? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक इसका काइनेटिक एनर्जी का पार्ट होता है और एक इसका पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वहां पे ट्रांसलेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है और वाइब्रेशन हो रही है, इसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा।
ये हमने पिछली बार देखा था जब हम केटीजी पढ़ रहे थे, है ना, कि ट्रांसलेशन और रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रही थी, वाइब्रेशन की वजह से भी हम एक एक्स्ट्रा केबीटी की टर्म ऐड कर रहे थे वाइब्रेशनल मोड की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है आपकी? अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सर्टेन पोजीशन है, सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन है। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम्स इन। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो यूजिंग दिस ग्राफ, कि अगर आप मोनोएटॉमिक गैस की बात करो, हमने कल ही पढ़ा था कि मोनोएटॉमिक गैस के अंदर रोटेशन नहीं हो रही होती, वाइब्रेशन नहीं हो रही होती। तो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी रहती है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी। अगर आप गैस के किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के केस में जीरो इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में हम बोलते हैं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली जीरो हो गई, क्योंकि हमने न्यूटन लॉज में देखा है जब आप पहले काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड रहती है, राइट? फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटेड, सो दैट इज व्हाई अगर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली जीरो है। लिक्विड्स और सॉलिड के केस में अब आप देखोगे कि ट्रांसलेशन भी है, वाइब्रेशन भी है और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो इसी रीजन से आपका जो भी सॉलिड या लिक्विड का केस है उसकी इंटरनल एनर्जी काफी हाई रहती है। ठीक है बेटा, इज दिस ओके? यस मैम। चलो वेरी गुड। अब थोड़े से इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब पता है किसी को? डिपेंड्स ऑन मास। वेरी गुड। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे याद रखोगे? एक्सटेंट से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, हाँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंट से याद रखो, मतलब कितना एक्सटेंट है आपके पास, कितना मास है आपके पास, उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मास, है ना? तो डिपेंड्स ऑन मास तो करती है, वो तो हमने केटीजी वाले चैप्टर में ही देख लिया था कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उस पर इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है। एक्सटेंसिव की जगह दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का? मैम टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप इमेजिन कैसे करोगे कि सपोज आपके पास एक बड़ा सा गैस का बॉक्स है जिसमें आपने गैस भर रखी है। अब अगर आप उस गैस के बॉक्स में एक पार्टीशन डाल दो तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज होंगी और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होंगी? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। आपका जो मास है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, so this is one of the important things about internal energy, that it is an extensive property, it is not an intensive property. One other important thing is that it is a state function. The change in internal energy is a state function. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? फाइनल और नहीं इनिशियल करता है। पोजीशन पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ कि वो खाली फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो आपके पाथ पे डिपेंड कर रहे हो, स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो आपके स्टेट पे डिपेंड कर रहे हो, जो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है उनके ऊपर। ठीक है, इसी रीजन से एक और जो आप पॉइंट लिख सकते हो वो ये है कि जो ये चेंज रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? इनिशियल पे फाइनल पे जाकर वापस इनिशियल पे आ जाए। वेरी गुड, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए ना? Yes, ma'am. साइक्लिक प्रोसेस माने इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, मतलब वो क्लोज लूप सा फॉर्म कर लेते हैं।
ठीक है, तो इस केस में अब आपकी फाइनल जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो भी सेम हो जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी के, सो दैट इज व्हाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल कम आउट टू बी 0। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज और है इसकी, जैसे यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आप किसी गैस के बारे में बात करो, आइडियल गैस के बारे में बात करो, तो मैंने जैसा बताया कि आइडियल गैस के केस में हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो नहीं होती। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी आप बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, ये जो है इट इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस केस में आइडियल गैस का जो केस होता है, जो आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, वही इंटरनल एनर्जी की तरह एक्ट करती है। सो हियर द एंटायर इंटरनल एनर्जी इज टोटली काइनेटिक। ठीक है बेटा, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कैसे आप लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल की कैसे लिख सकते हो। तो उसमें आपको याद होगा हमने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नहीं डाली थी, हम खाली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर कर रहे थे, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते थे या फिर वाइब्रेशनल मोड्स है वो कंसिडर करते थे जब हम केटीजी चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो वही पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी की तरह आती है, क्योंकि आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इंटरनल वाली वो 0 रहेगी। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर फॉर मोनो एटॉमिक गैस, राइट। मोनो एटॉमिक गैस के केस में तो पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो कितनी आ जाती है इंटरनल एनर्जी, 3/2 nRT। और अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 3/2 nR डेल्टा टी। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है बेटा, अब एक और प्रोसेस ये है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन यू कैन नोट दिस डाउन। अब पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, 1/n del U upon del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से मैं del U की वैल्यू लिख सकती हूँ कितनी, NCV डेल्टा T, है ना। और ये भी चीज हमने पढ़ी थी कि बेटा अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस के अंदर देयर विल बी नो वर्क डन। तो सारी की सारी ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल बी यूज्ड अप एंटायरली टू जस्ट चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है बेटा, ये वाली चीज भी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि CV इज इक्वल टू 1/L डेल्टा U अपॉन T। तो डेल्टा U को आप डायरेक्टली लिख सकते हो NCV डेल्टा T के इक्वल। अब बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि मैम ये वाली टर्म कैसे आई, तो इसको समझने के लिए ये चीज याद रखो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू गामा। ये हमने पढ़ा था, इसको हम अगली क्लास में प्रूफ भी करेंगे। CP माइनस CV इज इक्वल टू गामा, हमने ये भी पढ़ा था। नहीं, CP माइनस CV इज इक्वल टू गामा थोड़ी होता है, equals to R। वेरी गुड, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। एक और चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ CP इज इक्वल टू गामा CV। इफ आई सब्सटीट्यूट दैट हियर व्हाट विल आई गेट, गामा CV, ये गामा मेरा गामा लग नहीं रहा आज, ठीक है, आई विल गेट गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R, मतलब गामा माइनस 1 CV इज इक्वल टू R। तो यहां से मेरे पास एक CV का इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट CV इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आप CP भी लिख सकते हो, वो कितना आ जाएगा, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको CV की जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, R अपॉन गामा माइनस 1, देन आई विल ऑब्टेन दिस। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, सो दिस मैं इज एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये हमने पढ़ा था CP माइनस CV इज इक्वल टू R फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था बेटा दैट CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। ये जो गामा होता है ये आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, इस चैप्टर में भी इसको हम और स्ट्रांगली डील करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट CP इज इक्वल टू गामा CV, है ना, CP इज इक्वल टू गामा CV आ जाता है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, व्हाट विल आई ऑब्टेन,
गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R, मतलब गामा माइनस 1 CV इज इक्वल टू R, है ना बेटा? ठीक है, Yes, ma'am. चले आगे चले। Yes, ma'am. चलो एक और Yes, पॉइंट ma'am. सब बच्चे अब नोट डाउन कर लो कि अब ये जो डेल्टा यू है इसका साइन कन्वेंशन कैसे लिखोगे, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कब लिखते हैं हम? जब डेल्टा टी पॉजिटिव हो, है ना? इसको हम पॉजिटिव लेते हैं व्हेन, जब आप जो हीट एनर्जी है वो गेन कर रहे हो, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पर हीट एनर्जी गेन हो रही है, व्हेन हीट एनर्जी इज गेन्ड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप हीट एनर्जी गेन करते हो तो आपकी जो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू है दैट विल बी मोर देन इनिशियल टेम्परेचर, तो इसलिए आपका डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा? और डेल्टा यू को हम नेगेटिव कब लेते हैं? नेगेटिव तब लेते हैं व्हेन हीट एनर्जी इज लॉस्ट, व्हेन हीट एनर्जी इज लॉस्ट। तो इस केस में आप बोलते हो कि जो आपका ये चेंज वाला पार्ट है, चेंज इन हीट एनर्जी जो भी है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी आपने लूज करी है, तो आपका जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? इज दिस थिंग ओके गाइस? Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मैं आपको अगेन आई एम गिविंग यू अ फ्यू सेकंड्स एंड आई एम क्रिएटिंग अ पोल एज वेल, तो सब बच्चे इसका पोल क्वेश्चन करके आंसर करेंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वैसे बोलने की या फिर कुछ भी करने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम मेकिंग अ पोल ऑफ इट, एवरीवन विल आंसर ऑन दी पोल। तब तक आप एक बार क्वेश्चन रीड करो और सोचो कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, 4 टाइप की प्रोसेसेस दी हैं, आपसे बोला है कि कमेंट करो कि चारों की इंटरनल एनर्जी किस तरीके से आई, ठीक है बेटा? मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, सब बच्चे पोल को देख पाओगे अपनी स्क्रीन पे। सो वट एवर यू गाइस थिंक इज द राइट ऑप्शन, यू गाइस कैन आंसर दैट। चैटिंग पे नहीं करना है और वैसे बोलना भी नहीं है, पोल पे ही आंसर करो, ऐसे केबीसी टाइप्स, क्योंकि आप लोग जब पेपर देके आओगे तब तो वैसे ही करोगे ना, ठीक है? आई कैन सी दैट देयर इज वन पर्टिकुलर ऑप्शन विच इज गेटिंग 3 वोट्स। बाकी बच्चे ये बताओ, 26 बच्चे हैं क्लास में। ओके, सचिन बोल रहे हैं डन, तो सचिन ने कर दिया है वोट ऑलरेडी। 4 स्टूडेंट्स हैव वोटेड, 5 स्टूडेंट्स हैव वोटेड, गुड जॉब एवरीवन। निधि ने भी कर दिया है, ठीक है? अब एक दूसरे ऑप्शन का भी वोट आना शुरू हो गया है मेरे पास, ठीक है? गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब गाइस। So a lot of students have already voted. There are 2 options which are getting votes. One is B and the other one is D. तो ये दोनों ऑप्शंस पे सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं अभी तक। ए और सी को किसी ने वोट नहीं किया है फिलहाल, बी और डी पे ज्यादा वोट्स आए हैं, ठीक है? गुड जॉब। देखो मैंने सबको दिखा रही हूँ अब मैं रिजल्ट, एवरीवन मस्ट बी एबल टू सी इट। नाउ वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल वोट्स। There are 6 votes for B, there are 7 votes for C, for D. Let us see what the correct answer is. The correct answer is option D, guys. तो ऑप्शन डी जिसने मार्क किया था उसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तो पढ़ा था कि भाई जो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है ही नहीं, पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना बेटा? तो 1 2 3 4 कोई भी पाथ फॉलो कर लो, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ए और बी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स हैं वो आपके सेम है, तो इस वजह से आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट विल आल्सो कम आउट टू बी द एग्जैक्ट सेम, ठीक है? इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, गुड जॉब फॉर whoever attempted the question. This is a JEE मेंस क्वेश्चन गाइस, तो ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका भी पोल क्रिएट कर देते हैं, चलो इसका भी पोल क्रिएट कर रही हूँ, पोल पे ही बताना आप लोग। ए आ गया, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है? देन आई एम हैविंग ऑप्शन सी एंड आई एम हैविंग ऑप्शन डी। तो सब बच्चे इसको भी पढ़ लो। यहाँ पे आपको 4 टाइप की प्रोसेसेस दी हैं, आपसे पूछा है कि बताओ कि कौन कौन सी प्रोसेसेस में जो भी आपका डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसका क्या रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या रहेगी। सो यू गाइस कैन अगेन वोट
द पोल इज लाइव, आप फिर से वोट कर सकते हो। ठीक है, ए को वोट आ रहे हैं, डी को वोट आ रहे हैं, गुड जॉब एवरीवन। बाकी बच्चे बताओ क्विकली, यू आर गिवन 3 प्रोसेसेस हियर, आपसे पूछा है कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन सारी प्रोसेसेस में, उनके बारे में बताओ, कमेंट करो कि साइन क्या रहेगा। ऑल राइट, गुड जॉब। आई थिंक 10 स्टूडेंट्स के आसपास वोट कर चुके हैं, वेरी गुड एवरीवन। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा डी। अब डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि ऑल दीज प्रोसेसेस आर साइक्लिक, ऑल दीज आर साइक्लिक प्रोसेसेस, है ना बेटा, सारी साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो रहता है वो आपका सेम रहता है, पढ़ा था ना कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होता है वो आपका सेम रहता है। तो इसकी वजह से जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। देखो जेई मेन का क्वेश्चन है ये, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके कभी कभी पूछ लेते हैं, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है ये आज की क्लास का। आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे इतना पता नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला जाता है, तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक, आई होप आपको भी नहीं पता चलता हो कि मैम 1 घंटा कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा। ऐसी होना चाहिए, पढ़ाई में मजे आने चाहिए, फिर पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन फेमिलियर लग रहा है? इज दिस एक्सप्रेशन फेमिलियर टू यू ऑल? इज इट फेमिलियर टू यू ऑल गाइस? Yes, ma'am. ये पढ़ा था ना, Yes, न्यूटन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी पावर में लिखती हूँ, वर्क एनर्जी पावर के अंदर, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, थर्मोडायनामिकल वर्क जो है वो थोड़ा अलग होता है। अब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, थर्मोडायनामिकल वर्क जो होता है DW, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रहता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम रादर, दैट इज इक्वल टू थर्मोडायनामिक वर्क। ठीक है, सो एवरीवन कैन आल्सो जॉट दिस डाउन दैट जो भी आपका थर्मोडायनामिक में वर्क होता है दैट इज इक्वल टू PdV। तभी मैंने कहा था कि पिछले चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे CV की, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वर्क डन आपका 0 हो जाता है, क्योंकि DV की वैल्यू 0 हो जाती है ना बेटा? ठीक है, Yes, सो द ma'am. वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, सब लोग इसको नोट डाउन कर लो। हमें पता है कि DW इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय DV। ठीक है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव कब बोलते हैं और नेगेटिव कब बोलते हैं, ये सब बच्चे समझेंगे। ठीक है, तो वर्क डन को पॉजिटिव तब बोलते हैं जब आपका DV पॉजिटिव होगा। DV पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी गैस एक्सपैंड हो रही हो, गैस एक्सपैंड्स। ठीक है बेटा, तो जब आपकी गैस एक्सपैंड होती है तब कहते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। और इसको हम एक और तरीके से कैसे बोल सकते हैं? व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। ऑलराइट, व्हेन वर्क इज बीइंग डन बाय द गैस, तब आप बोलोगे कि वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव क्वांटिटी कब होगी? अब वर्क डन नेगेटिव कब होता है? इसका एकदम उल्टा। ठीक है, तो वर्क डन आपका नेगेटिव कब होगा? जब गैस में कंप्रेशन हो रहा हो, व्हेन गैस इज कंप्रेसिंग, गैस कंप्रेसेस। ठीक है, अब एक पिस्टन है, पिस्टन में आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो आप उस पर काम करोगे ना, तो इस केस में क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, इज दिस थिंग ओके गाइस कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं? yes, ma'am. यस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अबाउट वर्क डन, क्योंकि वर्क डन आपका PdV के इक्वल है, सो अगर आप PV ग्राफ ले रहे हो, एरिया अंडर PV ग्राफ जो होता है आपका, एरिया अंडर PV ग्राफ ऑल्सो गिव्स यू वर्क डन, ऑल्सो गिव्स यू वर्क डन। ठीक है, तो जैसे आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो उसका जो एरिया रहेगा, अगर आप एरिया निकाल लोगे तो उससे भी आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am.
ठीक है, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस आपको पता है क्या होती है, जिसके अंदर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है ना. अगर मैं ये पीवी ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसी भी प्रोसेस का, ये लो अजीब सी प्रोसेस बनाती हूँ और थोड़ी सी, कोई भी आपके पास रैंडम शेप हो, अजीब सी कोई भी प्रोसेस हो, यार ये तो मेरी ना ऐसे सर्कल बनती है फिर अजीब बन जाती है. चलो थोड़ा ध्यान से, ऐसे 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 कोई भी अजीब सी प्रोसेस हो, उसके अंदर आपका वर्क डन सेम, मतलब आपका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. और यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, एरिया, इसका एरिया, एरिया इज वर्क डन. ठीक है बेटा. तो साइक्लिक प्रोसेस में अब कैसे बताओगे कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो समझो. ठीक है, यहां पर लिख रही हूं पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, और यहां मैं लिख रही हूं नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन. ठीक है. तो नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब आपकी ये जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, जब आपकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके की डायरेक्शन है. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर आपकी घड़ी 1 से लेकर 12 पे जाने लग जाए, उल्टी जाने लग जाए, तो आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना. तो ये एग्जांपल होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज का. और पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब आपका ये जो भी मामला हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, मतलब आपके पास क्लॉकवाइज चल रहा है सब कुछ, मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे चल रही है, तब आप पॉजिटिव वर्क डन बोलते हो. नेगेटिव वर्क डन मतलब एंटी क्लॉकवाइज. ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस, यहां तक क्लियर है. मैम ये ग्राफ के लिए है ना? हाँ बेटा, ये आपका पीवी ग्राफ के लिए, जब आपको पीवी ग्राफ गिवन हो और वर्क डन निकालने के लिए बोलो तब ये चीज वैलिड है. ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में हमने देखा ही था सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है. ठीक है, इज दिस ओके गाइस. यस मैम. क्वेश्चन सॉल्व करें फिर इसके भी और. यस मैम. यस मैम. चलो वेरी गुड. ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, करवा इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो आप लोग ही बताओ, फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB द वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना होगा बेटा. सबसे पहले हमने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है वो ये वाला एरिया हो जाता है, जो भी आपका ये बना रहा है प्रोसेस उसका जो बीच का एरिया है वो है. तो यहाँ पे आपको एरिया किसका निकालना है, इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का. और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू 30 हाइट. जूल. ठीक है, हम 30 30 बोल रहे हैं बच्चे. चलो ठीक है, मैं 30 पे भी आती हूँ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माने हाफ इंटू AC मल्टीप्लाइड बाय AB. बेटा AC की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC. 4. AC is 4. AC is what, 5 minus 1. AC is equal to 4. And what is the value of AB? 5. AB is 5. तो बेटा क्या वैल्यू आ गई, 10 जूल. और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मैम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. नहीं पॉजिटिव. पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकॉज क्लॉकवाइज हो रहा है ना, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी. अब मुझे ये बताओ कि 30 कैसे आया. P इंटू DV वाले से. P इंटू DV वाले से. अच्छा ठीक है मैं समझ गई उससे भी. ठीक है बेटा, अभी समझ में आया कि क्या गलती थी, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल. ठीक है बेटा, आगे चले, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर टाटा बाय बाय कर लेंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है चलो. सो ये आपका जो आपका मेडिकल का पेपर है उसका क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको साइक्लिक प्रोसेस दे रखी है, और थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA. The work done by the system in the cycle is what? So to calculate this work done, let me say that this point is O. तो अब ये वर्क डन मैं इजीली कर सकती हूँ क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का मैं कर लूंगी और उसको ऐड कर दूंगी. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल OAD. तो यहाँ पे आपका वर्क डन कितना हो जाएगा,
हाफ इंटू ये वाली जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका यहाँ पर है 2v0 माइनस v0 मतलब v0 मल्टीप्लाइड बाय मैम हाइट। फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? कौन सा फॉर्मूला बेटा? मैम ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ये तो 90 डिग्री के एंगल के लिए होता है ना, हाँ जो तो यहाँ राइट पे एंगल 90 डिग्री है ना, मान के चलो ये लो। अगर 90 डिग्री भी ना हो तब भी मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, 90 डिग्री तो अब निकाल लेती हूँ, क्या दिक्कत है। ये वाली वैल्यू तो मुझे पता ही है ना कितनी है, P0 के इक्वल। समझ में आया बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो वो तो दोनों सेम ही चीज होगी ना, इसको इस तरीके से तो बना ही सकती हूँ मैं अगर मुझे हाइट पता चल गई तो। ठीक है बेटा, तो अब इस केस में जब मैं निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, v0 मल्टीप्लाइड बाय p0। तो वर्क डन इज हाफ v0 p0। अब ये बताओ ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? मैम नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? मैम एंटी Anti- क्लॉक। मेरी एंटी क्लॉक है। ए और डी में तो क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव। ए और डी ओ ए डी Positive. वाला जो ट्राइंगल है इसमें तो ऐसे घूम रहा है, ये तो क्लॉकवाइज ही तो होता Yes, ma'am. है ना। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल ओ बी सी, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? Negative. इसमें आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे अब आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सबसे पहले तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कितना आएगा, हाफ इंटू v0 इंटू p0, तो सेम आ गया नेगेटिव में। तो बेटा नेट वर्क कितना हो गया? 0. 0। 0 आ गया वर्क डन, पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, तो वर्क डन आपके पास आ गया 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, सबको समझ में आया आज की क्लास में जो भी पढ़ा? यस। ठीक है, अभी मैं नोट्स भेजूंगी इसके, ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, इसमें भी आपको वो निकालना है, एरिया निकाल लो ट्राइंगल का, यहाँ पर भी आपको सिंपली एरिया निकालना है। ठीक है, तो सब बच्चे इन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप सबको मजा आया हो। डिड यू गाइस हैव फन? Yes. मैम Yes, ma'am. ठीक है, सबको मजा आया? हाँ, मैं आपको पीडीएफ वगैरह सब भेज दूंगी बेटा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। केटीजी की आपको मिल गई है, इस वाले चैप्टर की भी भेज दूंगी।